नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आपका स्वागत है। जब से कि आप देख सकते हैं अजय शुक्ला जी, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और बहुत सारी चीजों पे आपसे डिस्कशन करना है, अदानी पर, मोदी जी पर, और अमेरिका में हमने मेक इंडिया ग्रेट अगेन में क्या हासिल किया इस पर। उससे पहले मैं इस चर्चा शुरू करूं, राहुल गांधी का एक ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र को जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये सारा मामला वहां से आता है जहां पे एक सवाल के जवाब में मोदी जी ने क्या कहा। इसको देखते हैं और उस पर चर्चा शुरू करते हैं फिर। Yeah, go ahead, please. Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। आपने सुना मोदी जी ने क्या कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है और ऐसे मामलों पर ना हम बैठते हैं, दो देशों के लोग ना बात करते हैं, ना उस पर कोई सब्जेक्ट बनता है। ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो जाता है? अदानी को तो आपने जिस तरीके से देखा, पिछले 11 सालों में अदानी की संपत्ति में जिस तरीके का इजाफा हुआ, एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी, और एक समय तो वो टॉप 5 में भी उनकी गिनती आ गई थी। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा, हमारे बैंकों का पैसा, हमारे संसाधन, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब कुछ अदानी के पास है। और यहां तक कि सिवाय हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी जहां जहां मोदी जी गए, सिंगापुर, कीनिया, मलेशिया, आपने बांग्लादेश, और उसके बाद जहां जहां वो गए, वहां वहां अदानी साहब के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आए। एक तरीके से माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी के लिए काम करते हैं, जबकि ये कहना उचित नहीं होगा कि अदानी जी मोदी जी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में ये व्यक्तिगत सवाल कैसा हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, मोदी जी अदानी को लेकर इतना तिलमिलाते क्यों हैं? जिस तरीके से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया और वो समझाने लग गए उस पत्रकार को, क्योंकि सवाल तो लेते नहीं है मोदी जी। उनकी तो मित्र मंडली जो है वो यहाँ पर पूरी सेटल्ड है, एडजस्टेड है। तो ऐसे में आप इस पर क्या कहेंगे? और ये वासुदेव कुटुंब की जो उन्होंने बात की, वो अदानी के मामले में कैसे खरी उतरती है, इस पर भी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने इसमें कहीं पर भी अडानी शब्द इस्तेमाल किया है कि अडानी का व्यक्तिगत मामला है या किसका व्यक्तिगत मामला है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत मामला है, अडानी का व्यक्तिगत मामला है, बीजेपी का व्यक्तिगत मामला है, आरएसएस का व्यक्तिगत मामला है। ये जिस पूंजीपति का है उसको बताए ना, क्योंकि उन्होंने पहला जवाब उसका दिया ही नहीं। सवाल क्या पूछा गया, जवाब क्या दे रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया जानती है। आप सिर्फ लोकतांत्रिक, इसके पहले याद करिए जब अमेरिका गए थे तब बोला था लोकतंत्र की जननी है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब सिर्फ इतने पे समीट गए। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, तो साहब वसुधैव कुटुंबकम तो बात समझ में आई, लेकिन यदि वसुधैव कुटुंबकम है तो आप काहे कहते हैं कि वो मुसलमान है, उसके कपड़े से पहचानते हैं, वो दलित है, उस पर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग होती है, सब होता है, तब आपका ये कहां चला जाता है? तो सवाल यही खड़ा है कि आखिर आप किस बात की बात कर रहे हैं। तो वास्तव में नरेंद्र मोदी जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वो अडानी के धंधे की बात कर रहे हैं। और इसका बाकायदे सत्यापित है कि नरेंद्र मोदी जिस देश में गए फ्रेंडली विजिट के लिए, ऑफिशियल विजिट के लिए,
वहां या तो अडानी साथ गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में गया था, ऑस्ट्रेलिया की खदान मिली थी, साथ में नरेंद्र मोदी भारत की एसबीआई को, बैंकर को भी लेके गए थे, उसकी चेयरपर्सन को। $1 बिलियन की उसको क्रेडिट मिली थी। जी, जी। और वहीं पर उसे यह भी हुआ कि नहीं, पैसे की भी आप चिंता मत करिए, भारत सरकार का जो बैंक है, स्टेट का जो बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथ खड़ा है। सोवरेन गारंटी की बात की, अदानी की गारंटी सोवरेन गारंटी है। जी, वही मैं कह रहा हूं, इसीलिए कि उन्होंने साफ साफ कह दिया बैंक ही खड़ा है। तो आप यह समझ लीजिए। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, वो जहां गए या उसके, जो राहुल गांधी ने, सीधी सी बात है, एक शब्द का जवाब, राहुल गांधी ने संसद में यही तो बताया था कि जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, या तो जाने के समय में, जाने के बाद, या वैसे करके, तो वहां पर सब ठेके पट्टे जो ये चाहते मिल जाए। भाई देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, भगवान करे गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, हमारे लिए खुशी की बात होगी, हमारे देश का पूंजीपति। लेकिन वो यदि इस देश के लोगों का हक मार के, इस देश के लोगों की संपत्तियां लूट के, और इस देश के लोगों को मरता हुआ छोड़ करके उसको हम बढ़ाएं, तब तो गलत होगा। हुआ क्या है, इस देश की सरकार ने इस देश के नागरिकों पर भारी भरकम टैक्स ला दे, और हर तरह के टैक्स ला दे, हर तरह के सेस ला दे, मरते हुए लोगों को इलाज नहीं मिला, दवाएं नहीं मिली, अस्पताल नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली, सब कोई फिक्र नहीं। फिक्र उस समय भी आपदा में अवसर किसके लिए था? अडानी के लिए। 1800 करोड़ रुपया रोज कमा रहा था। 1800 करोड़ रुपया रोज कमाया। तो अब आप सोचिए, आप उस समय 100 रुपया कमाना भी मुश्किल था। सैलरी जो मिलती थी वो भी तमाम जगह नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में तो आधी कर दी गई थी, कहीं 30% कट कर दी गई थी, क्या क्या हुआ था। लेकिन उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, सारे धंधे उन्हें सौंपे जा रहे थे, एसेट सौंपे जा रहे। नहीं, आप इंजॉय करो, बाकी लोगों को मरने दो। बाकी ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे, टार्च की रोशनी दिखाएंगे, दीपक जलाएंगे, या मोबाइल की रोशनी दिखाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आप चिंता मत करो। तो साहब, इनका वसुधैव कुटुंबकम असल में अडानी का वसुधैव कुटुंबकम है, अडानी के बिजनेस का है, अडानी के धंधे का। तो राहुल गांधी कहते हैं अडानी ही मोदी और मोदी अडानी है, वही सिद्ध होता है इससे। आप चीन का चा नहीं बोल पाते हैं, बांग्लादेश का बा नहीं बोल पाते हैं, आप अडानी का आ नहीं बोल पाते हैं, मणिपुर का मां नहीं बोल पाते हैं, महंगाई का मां नहीं बोल पाते हैं, और अब तो रुपए का रा भी नहीं बोल पाते हैं। तो साहब, देश को यूं बर्बादी में ढकेल के, कर्ज में लाद के, आप कहोगे कि आपने देश के लिए क्या किया, तो साहब ये आप कर रहे हैं वास्तव में। जी, आपने अभी बांग्लादेश का बी बोला और श्रीलंका का एस बोला, इसमें एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है, ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन MAGA था, उसमें इन्होंने मेक इंडिया ग्रेट अगेन MIGA बनाया, तो ए और आई को मिलके आई भी बनती है, और AI को मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनती है, और उसको आपने मेगा पार्टनरशिप की बात की, आई को ई से जोड़ दिया। अब ये आई जो है, जिस पर चर्चा होनी थी, GPUs 10,000 चाहिए देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना ओपन सोर्स बनाने के लिए, अश्वनी वैष्णव इसकी चर्चा कर चुके हैं, इस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। कोई डिफेंस डील पे एयर चीफ मार्शल से बात किए बगैर F-35 5th जनरेशन जो अमेरिका के विमान हैं, जो एरो शो में बैंगलोर में भी हैं, उस पर बड़ी दबे पांव बात चल रही थी। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि F-35 हम लोगों को थोपे जाएंगे,
और बगैर किसी कमेटी के बने, आपको याद होगा राफेल के जब विमान खरीदे गए थे, उसकी कमेटी 8 साल से उस पर चर्चा कर रही थी, उसकी कॉस्ट अकाउंटिंग की गई और सब चीजें नेगोशिएशन की गई, पर उस नेगोशिएशन पे पानी फेर दिया जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में मोदी सरकार ने राफेल के विमान 3 गुना दाम पे खरीदे। 350 मिलियन पाउंड का वो विमान खरीदा, जो पूरा स्क्वाड्रन 108 विमानों का नेगोशिएशन हो रही थी 36,000 करोड़ रुपए में, 30,000 या 32,000 करोड़ रुपए में खाली 2 स्क्वाड्रन के विमान आए। तो F-35 की डील में इतनी तेजी क्यों और इतना दबाव क्यों? क्या आपको लगता है कि अदानी को बचाने के लिए मदारी जो कहेगा बंदर वैसे ही नाच करेगा? इसको मान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि कोई नई बात है ही नहीं, हम गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। आप याद करिए एक वक्त में जैसे अभी नरेंद्र मोदी गए वहां, नरेंद्र मोदी को क्या निर्देश दिया गया, नहीं ट्रंप साहब तब तक नहीं मिलेंगे, पहले आप एलन मस्क के पास जाइए, उनका एनओसी लीजिए, फिर उसके बाद जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका एनओसी लीजिए, फिर ट्रंप साहब मिलेंगे। और जब उन दोनों का एनओसी मिल गया तब ये थर्ड, जब वो एलन मस्क के साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, उस समय की फोटो देखिए, वो नरेंद्र मोदी के साथ में सारे ऑफिशियल्स भारत सरकार के बैठे हुए थे। दूसरी तरफ कौन बैठा था? क्या अमेरिका सरकार बैठी थी? कहीं नहीं बैठी थी। वहां एलन मस्क की बीवी बैठी थी, उसके बच्चे बैठे थे, वो दुभाषिया बैठी। तो आप इससे समझ लीजिए कि एलन मस्क के साथ बैठ के नरेंद्र मोदी ने यह झुका दिया। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर बैठता है या प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट बैठता है? कोई अनइलेक्टेड ऑफिशियल के साथ में तो प्रधानमंत्री नहीं है इस तरह का डिस्कशन का। वो अमेरिका नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत है उस जगह, क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए, फर्स्ट टाइम आपने ये देखा हो, नहीं तो होता है यदि रक्षा सलाहकार से मिलना है तो रक्षा सलाहकार से हमारा रक्षा सलाहकार बात करता है, बिल्कुल। किसी और चीज के सलाहकार का होता है तो वो उससे करता है, विदेश मंत्री करते हैं, विदेश सचिव करते हैं, और प्रोटोकॉल होता है। यदि वो मिलना चाहते हैं तो वो आते हैं हमारे पास, और तब विजिट ये नहीं होती कि हम दोनों बराबर में बैठे, हमारे फ्लैग्स लगे, और वो ऑफिशियल्स के साथ मिलने में और इलेक्टेड गवर्नमेंट से मिलने में दोनों में अंतर होता है। लेकिन साहब ये हुआ कि मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, बोरिस जॉनसन। तो वो भारत आते हैं, वो पहले गुजरात में जाके अडानी से मिलते हैं, याद करिए, फिर मोदी से मुलाकात हुई। तो साहब अडानी तो ऑफिशियल आज तक नहीं है, मुझे लगता है ऑफिशियल कर देना चाहिए। वहां तो चलिए ऑफिशियल है आज की डेट में एलन मस्क, लेकिन प्रधानमंत्री ने यूं बैठ के घुटने टेक दिए, रेंगने लगा। किसके लिए? क्या व्यवस्था थी, क्या डर था, क्यों इतना डर गया है? इतना कायर भारत के इतिहास में तो सोच नहीं सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वहां उनका विमान उतरता है अमेरिका में, तो अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ उन्हें लेने के लिए विमान की सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तक, अंदर तक आ जाता है रिसीव करने। नरेंद्र मोदी आज जाते हैं तो उनको पोर्टिको तक में रिसीव नहीं करता है, जबकि दूसरे तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, शासनाध्यक्षों को उसने वहां पर रिसीव किया है। पर इसमें अजय जी एक फोटो आई थी उनकी कुर्सी सरकाते हुए,
तो कहीं कुर्सी सरका के कहीं नीचे से कारपेट तो नहीं खींच लिया मोदी जी का ट्रंप साहब ने? देखिए, मैं इन सब बातों को छोड़िए, हंसी मजाक नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा बड़ी गंभीरता से कि भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत की संप्रभुता का सवाल है, भारत के जो है सम्मान का सवाल है। आज हम झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके लिए हमारे सैनिक सिर कटा देते हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, इसके लिए हजारों हजार लाखों लाख सैनिकों ने अपनी जिंदगी दे दी। और इतना कायर प्रधानमंत्री आया कि वो अडानी के लिए सीमाओं से समझौता कर बैठा, वहां पर उसने परमिट कर दिया उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। आप देखिए, वो जाता है दूसरे देशों में, वहां के राष्ट्राध्यक्षों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, जैसे किसी चीज का प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए जाता है, कोई का एजेंट आता है किसी कंपनी का, और वो एजेंट जैसे व्यवहार करता है वैसे हमारा प्रधानमंत्री व्यवहार कर रहा है। प्रधानमंत्री के अंदर हमारे इतना आत्मबल नहीं है। ट्रम्प कहता है अच्छा, वो कहते हैं बांग्लादेश, तो कहते हैं चलो बांग्लादेश के मामले में तुम्हें छूट दे रहे हैं कि आप अपने ढंग से डिसीजन लो, फ्री हैंड दे रहे हैं साहब, फ्री हैंड दे रहे हैं। मतलब हु आर यू? हाँ, मतलब आप किसी देश की, किसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री को आप ऐसे हैंड ओवर कर रहे हैं जैसे कोई मोनोपोली का गेम है कि आप ले लीजिए, हम ये ले लेते हैं। वही मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं अच्छा चीन के साथ में वो करिए, होगी तो हम मध्यस्थता कर देंगे। मतलब जैसे एक बड़ा बैठता है, कहता है इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बैठ के समझा लो। सब ये हालत है। तो यदि इस तरह से बात कर रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत इतना मजबूत नहीं था उस समय, न सेनाएं न दूसरे और तमाम चीजें, बहुत सारी, नया नया कंट्री बना था। हालत ये थी कि इंदिरा गांधी वहां गई, रुकी हुई थी, खबर आती है कि आप डिनर में इनवाइटेड हैं, उनका वहां प्रेसिडेंट का मुझे तो फोन नहीं आया, उनका नहीं, उन्होंने सबको फॉर्मली वैसे ही निमंत्रण दिया है, बुलाया। इंदिरा गांधी ने कहा मैं तो नहीं जाती। नटवर सिंह उस समय विदेश सचिव थे, और उन्होंने कहा मैडम इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कहा नाराज हो जाएगा क्या मतलब है? हमको उसके वो है, और साफ मना कर दिया नहीं जाएंगे, नहीं गई। अमेरिका को लगा है ये क्या हुआ, उसने फिर स्पेशल निमंत्रण देके बुलवाया, तो वो भी बदला लेना चाहता था। उसने जो रूप दिखाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी वहीं पांव पटक के छोड़ के चली आई, औकात बता दी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो किया, तो आप सोचिए, निक्सन कांपने लगे। हालत ये हुई, इंदिरा गांधी ने कहा पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम 7वां बेड़ा भेजेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा 7वां नहीं, 70वां भेज दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत किसी का आदेश नहीं सुनता है। और उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, और सेकुलर बांग्लादेश नाम का एक देश बना दिया, अपने तमाम मित्र देशों से कह के उसे मान्यता भी दिलवा दी, देश बन गया। बंगाली अस्मिता की रक्षा की उन्होंने, और वही इस्लामिस्ट फोर्सेस से उनको आजाद किया। जी, वही कह रहा हूं। 93,000 सैनिकों का मैं जो है सेनाध्यक्ष सरेंडर कराया, आज तक कभी नहीं हुआ। और उसके बाद सोचिए, फिर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने, सब कुछ हुआ। इंदिरा गांधी का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे लड़ लिया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण करवा के, स्माइलिंग बुद्धा, पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका हिल गया, हाथ पांव जोड़ता हुआ अमेरिका आया। और फिर इंदिरा गांधी को
जितनी, तो ये इसके लिए आत्मबल चाहिए। चोर कभी भी आत्मबल तो नहीं रख सकते हैं। जिन्होंने अडानी अंबानी के एजेंट का काम किया है वो क्या बताएंगे भाई? अंतर ये। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, शशि थरूर का एक बयान आया है, उसमें वो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है उसको सार्थक बता रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनके पॉलिटिकल करियर्स बिल्कुल दांव पे लगे होते हैं या सूर्य अस्त पे होता है, वो लोग मोदी जी की तारीफ करने लगते हैं? और ऐसे स्लीपर सेल्स के साथ राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? राहुल गांधी जब एक आक्रामक मोड में अटैक कर रहे हैं, आप ही का मेंबर पार्लियामेंट उस बात को सार्थक बता रहा है, तो क्या इन स्लीपर सेल्स को या जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत अपने बयान देते हैं, इन पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? अजय शुक्ला जी। देखिए, मैं पहली बात ये बात मानने को कभी तैयार नहीं हूं कि कोई स्लीपर सेल है। पहली बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, इस शब्द से मुझे बड़ा कोफ्त होती है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि जो स्लीपर सेल होगा वो आज कांग्रेस में होगा। वो छोड़ के चले जाते, वो काहे को कांग्रेस में रहे? उसको कोई परेशानी नहीं है, उसे सुविधाएं भी मिलेंगी और चीजें मिल जाएंगी, प्रोटोकॉल मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। स्लीपर सेल मत कहिए, अपनी अपनी समझ का अंतर है, सोच का अंतर है। कांग्रेस कोई भाजपा की तरह या दूसरे तमाम दलों की तरह कोई कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है भाई, संगठन बेस्ड पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा बेस्ड पार्टी है। विचारधाराओं में कई बार टकराव होता है, कुछ लिबरल हैं, कुछ की सोच किसी दिशा में जाती है, कुछ कहते नहीं पूंजीवाद सही है। आप याद करिए, देश की आजादी के पहले और आजादी के बाद, उस समय भी पंडित नेहरू समाजवाद की बात कर रहे थे, तो उसी पार्टी में तमाम सारे लोग थे वो पूंजीवाद के साथ खड़े थे। याद कर लीजिए 1935 का जो लखनऊ अधिवेशन, जब पंडित नेहरू अध्यक्ष बने और उन्होंने कॉमरेड कह के संबोधित किया तो पूरी पार्टी में तहलका मच गया था, है ना? वह स्थिति थी। जब उन्होंने किसान कांग्रेस बनाई थी तो सब घबरा गए थे, ये क्या कर रहे हैं किसानों, क्या मतलब है? ये देश की आजादी पहले की बात था। देश की आजादी के बाद देखिए, जब पंडित नेहरू ने तमाम चीजें लोगों को समानता के साथ, उसके लिए गांधी जी के भूत दान आंदोलन को और उसको विनोबा भावे और सबकी जो कोशिशें थी उन सबका साथ देना शुरू किया, तो तमाम राजे रजवाड़े हों, जमींदार हों और वो सब हों, उन्होंने क्या स्वराज पार्टी बना ली थी। और कांग्रेस पार्टी के गांधी जी के खुद समधी राजा जी उसको वो कर रहे थे अगुवाई, है ना? इंदिरा गांधी ने जब प्रीवी पर्स खत्म किया, राजे रजवाड़ों को बिल्कुल वो किया और जमीनें किसानों और सब में बांटने का काम शुरू किया, गरीबों के लिए शुरू किया, बैंकिंग और सबको वो करके भारत का बना दिया और इंश्योरेंस सेक्टर को भारत का बना दिया। तो आप देखिए कितने दल निकल पड़े थे और एक साथ होकर के इंदिरा गांधी पे हमला बोल रहे थे। तो ये मत कहिए, मैं उन्हें गद्दार नहीं कहता हूं, ये परंपरा, इसीलिए शायद कभी भी देश की आजादी के आंदोलन में भी जो न लड़ा हो, कांग्रेस उसे गद्दार नहीं कहती रही। कांग्रेस उसे ये मानती रही कि ठीक है, इनमें बूता नहीं था, ये नहीं लड़ सके, नहीं साथ आ सके। भाई लड़ाई तो असल में देश की आजादी की 3% लोगों ने ही लड़ी है। 3% लोगों ने आजादी का सुख दिया है, बाकी सबको 97% को, और उन 3% ने कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं ले लिया। आज आलीशान 150 करोड़ रुपए की आरएसएस की बिल्डिंग बन रही, कहां से बन रही? जो संगठन कहता है कि हमारा कोई खाता बही नहीं है, जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, वो संगठन, तो बताइए आप। 350 लोगों के छत पे बनी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं यही तो कह रहा हूं। तो ये आप समझ लीजिए, ये सब चीजें अपने आप, तो कांग्रेस को एक कार्यालय बनाने में पूरी जिंदगी लग गई, 140 साल करीब करीब हो रहे हैं, और 140 साल में तब ऑफिस बना जब इतने सालों में तमाम प्रयास हुए। नहीं तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो
दान दिया था स्वराज भवन, उसी में ही कार्यालय चलता था। अभी तक वही चल रहा था जी। वही एकमात्र उनके पास पर्सनल प्रॉपर्टी थी, कह दीजिए, जो वो भी दान में पंडित मोतीलाल जी की दी हुई थी, जिसमें इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि विचारधारा हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, समझ का अंतर है। क्योंकि देखिए, उन्हें लगता है कि वो इसके साथ खड़े होकर के वो फॉरेन उस सर्विसेज में रहे हैं, उन्हें कुछ उन कंट्रीज से कुछ बेनिफिट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उस दृष्टिकोण से भी सोचते हैं। हर कोई तो नहीं उस तरह से राहुल गांधी की तरह से त्याग और बलिदान कर सकता है। आप जाकर के किसान आंदोलन में 11 महीने बैठ सकते हैं, लड़ सकते हैं, सब तो नहीं जा सकते हैं। तो स्वाभाविक कुछ लोग प्रत्यक्ष सपोर्ट देते हैं, कुछ अपरोक्ष देते हैं, कुछ कैसे देते हैं, वो भी मायने रखता है। यहां कई बार विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि वो कहीं और होगा। उसको पूरा जब वो मीमांसा करेंगे तो हो सकता है कई सारी चीजें हो सकता है उसमें व्यंग्यात्मक हो जी। तो इसलिए इसको यूं नहीं देखिए, ठीक है, तमाम लोगों की राय हो सकती है और हर एक की, यही लोकतंत्र है, यही सच्चा लोकतंत्र, कि आप इस विचार को कि आप रखें कि हां, हम राहुल गांधी के खिलाफ बोल सकते हैं, यह कांग्रेस पार्टी। अनेकता में एकता वाली बात है कि सबके व्यू सुनिए और जो सही दिशा में काम हो उसी को कार्य किया जाए। मैं अजय शुक्ला जी एक आखिरी एक टिप्पणी आपसे और चाहता हूं शॉर्ट में। आज किसानों का एक मीटिंग जो थी शंभू कनौरी पे 1 साल से जो आंदोलित किसान है उनकी मीटिंग चंडीगढ़ में आज उसको लेके भी हुई या चंडीगढ़ में है, तो मैं फोटोएं देख रहा था। अभी मैंने बात नहीं की कुछ लोगों से। कुछ सूचना है आपको कि आज मीटिंग कुछ सार्थक गई, कुछ वार्ता हुई, कुछ नहीं? अभी कोई सार्थक नहीं, कोई सार्थक नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आई है। किसानों को लग रहा है कि उन्हें बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया गया है। आप सोचिए, एम्बुलेंस से डल्लेवाल को लाने की वो हो रही थी, सरकार नहीं वहां जा सकती है, सरकार वहीं बैठा के मीटिंग कर ले, कर सकती थी। सरकार के पास सारे संसाधन है, क्यों नहीं पंजाब सरकार ये फैसिलिटेट करती है, उसी के क्षेत्र में तो है। ये सबसे बड़े दुश्मन संघीय और आम आदमी पार्टी, उन्हीं संघियों की ही सरकार है और उस कारण से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। जी बिल्कुल, आने वाले समय पंजाब के लिए बहुत कठिन है क्योंकि दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल का सारा अब दारोमदार पंजाब पे रहेगा। कहीं ना कहीं इस प्रॉक्सी सरकार से लोगों का नुकसान होना तय है। आने वाले समय में हम आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी पंजाब में करेगी क्या। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अजय शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।